हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तू इधर था, आगे भूल गया जी। अरे वाह सर, वाह। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं मॉडल सेट से, यानी कि जो एग्ज़ाम पहले हुआ था 2022 में, उसी के बारे में। ठीक है, जो हाफ एग्ज़ाम होता है उसी से। ठीक है, तो ये देखिए आपका दिया हुआ है सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम का है। सॉरी, मॉडल सेट नहीं है, सेंटअप एग्जाम का है। ठीक है, सेंटअप एग्जाम से 75% पूछता है। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं पूछेगा, 100%। इसमें जो है 100 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 75% इसका ऑब्जेक्टिव से लेकर के 10-12 सब्जेक्टिव भी लड़ सकता है, लड़ जाएगा, गारंटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको खंड ब है, सेक्शन बी। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक देखिए आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, पूरा है ना। ठीक है, 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 15 प्रश्न का जवाब देना है 30 क्वेश्चन में। 30 क्वेश्चन में 15 प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। आपको चूज करना है 30 में 15 को। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक गाना गाना चाहता हूँ, जो गाना आप लोग को भी फेवरेट लगेगा। गाए क्या? गाइए। पक्का? पक्का। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी तू इधर था, आगे भूल गया जी। अरे वाह सर, आगे बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 1 से स्टार्ट करते हैं। आज सब्जेक्टिव ही है, 15 को क्वेश्चन बनाना है, 2 नंबर का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले से लिखा हुआ था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से 252 एवं 1540 का मौसम निकालें। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं 252 एवं 1540 का मौसम यूक्लिड विभाजन से। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है यूक्लिड विभाजन से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 252 को डिवीजन मेथड से जो बड़ा है उसमें भाग लगाना है। ठीक है, 1540 लिखे। चलिए, अब यहाँ पर 252 यानी 25 को यहाँ पर 2 नहीं देखना है, यहाँ पर 0 नहीं देखना है, सिर्फ 25 देखना है और 154 देखना है। 25 का पारा में 6 बार में 150 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ 6 बार में लगाएं। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ से गुना कर दीजिए सब में। 6 दूनी 12 का 2, 6 पंचे 30, 1 31 का 1, 6 दूनी 12, 12 3 15, आपको आया 1512। ठीक है, अब यहाँ घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, अब यहाँ बच गया ख़त्म। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 का 2, 6 पंचे 30, 1 31, 6 दूनी 12 3 15। ठीक है, 4 में से 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 5 गया ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब इसमें देखिए कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है। तो 252 और 28 में 252 बड़ी संख्या है। ठीक है, 252 बड़ी संख्या है। 252 को लिख दीजिए यहाँ पर। 28 से भाग लगाना है 252 में, लगाइए तो कितना बार में आता है। 28 से कट है, यहाँ 25 है, यहाँ 28 तो आएगा नहीं। हमको चेक कर लेना है कितना बार में। 2 का पहाड़ा देखना है और ये 2 नहीं देखना है, या 8 नहीं देखना है। 2 का पहाड़ा में 25 लाना है। ठीक है, तो 2 9 18, 9 बार में काम कर जाएगा, क्योंकि 28 दाएँ तो 280 हो जाता है, तो 9 बार में इसमें काम कर जाएगा। 9 बार में, 9वां बार में लगाए। 9 8 72 का 2 और 9 दूनी 18, 18 7 20 5 25, पूरा कट गया। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, यानी कि आपको शेषफल क्या आ गया इसमें, 0। इसलिए आप यूक्लिड विभाजन से चेक कर लीजिए। चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से। ठीक है, तो आप इसमें क्या कीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो लेकिन किताब में हमको जो बोला है वही नियम से बनाना है। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
यानी कि इसमें जो होगा b का मान जो होगा r से r का मान जो होगा b से छोटा होगा और b का मान जो होगा r से बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें a कौन हो जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या वो a का मान हो गया आपको 1540। ठीक है, 1540 स्टेप 1 में। अब इसमें देखिए b कौन होता है, जो उससे छोटा है 252, तो 252 को यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से देखिए कि हम जब 252 में भाग लगाए थे तो क्यों कितना निकला था, है ना, क्यों निकला था 6 और शेषफल कितना निकला था 28। अभी इसमें r का मान 0 नहीं आया है, चूँकि r का मान 0 नहीं आया है। ठीक है, अब इसमें देखिए इन दोनों में देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 252 है, तो 252 क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेप 2 में रखेंगे 252 ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए b ये हो जाएगा 28 को हम कितना से लगाए थे 9 से, 28 को 9 से गुना किए थे तो शेषफल 0 आ गया था। 28 नमा हो जाता है, 9 8 72 का 2, 9 दूनी 18, 2 20 5 25 पूरा हो जाता है। शेषफल इसमें 0 आ गया है चूँकि r बराबर 0। इसलिए मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो b होता है ना, यानी कि इन दोनों में यानी बी क्यू प्लस आर में जो b होता है सबसे अधिक मान होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। इसमें b है, b का मान कितना है 28 है, इसलिए 252 एवं 1540 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 28। अब हम यहाँ से भी चेक कर लेते कि 28 आ गया था, और यहाँ से भाग देकर डिवीजन मेथड से बना करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर लिखते हैं ना तो आसानी हो जाता है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट जानते हो तब, या तो डायरेक्ट नहीं जानते हो तो डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। आप क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर में क्या नजर आ रहा है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो चलिए अब इसे सिद्ध करते हैं। प्रश्न संख्या 2, सिद्ध करें कि, क्वेश्चन लिख देते हैं, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यानी कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें सॉल्व करेंगे, तो जब p q पूर्णांक होता है, परिमेय होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो अपरिमेय है उसे परिमेय मान करके बनाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसे दो तरीका से बनाते हैं, एक तो बहुत लंबा प्रोसेस है, एक तो बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। शॉर्ट प्रोसेस आप यदि बनाओगे तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा, और लॉन्ग प्रोसेस से बनाओगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा। तो हम इसमें शॉर्ट प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। दोनों तरीका अच्छा होता है, सबसे बेस्ट तरीका अभी आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये तरीका बेस्ट है शॉर्ट वाला। तो शॉर्ट वाला में चलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए 1/√2 बराबर p/q। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि p तथा q एक पूर्णांक है, जहाँ q डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप फिर से लिख लेंगे, 1/√2 इज इक्वल टू p/q। अब यहाँ देखिए कि 1/√2 है ना, ये √2 से जब नीचे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, यानी कि हर परमेयकरण करते हैं। तो हर परमेयकरण से इसको बना लेते हैं। तो 1/√2 है, त्रिकोणमिति वगैरह या 7, 8, 9 में भी आता है, आप उसमें पढ़े होंगे। तो √2 और √2 से हर परमेयकरण कर दिए। ये √2 खत्म हो जाएगा तो फिर सेम टू सेम बचेगा। p/q आया कि नहीं, देखिए यहाँ से देखिए कि ये √2 को यदि 1 से करते हैं तो ये √2 हो जाता है, √2 गुना √2 हो जाता है 2 बराबर p/q। इसमें जो परिमेय संख्या है ना, आप उसको उधर भेज दीजिए।
तो परिमेय में कौन है? आपको तो पता है कि √3, √2, √5, √7, √11, √9। नहीं भाई, √9 परिमेय है, √7, √11, √6 ये सब अपरिमेय होता है। यहाँ तो परिमेय 2 है, 2 को हम उधर भेज देते हैं। √2 = 2p/q हो जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। देखिए यहाँ पर LHS में अपरिमेय आ रहा है और RHS में परिमेय आ रहा है। तो LHS में अपरिमेय और RHS में परिमेय आ रहा है तो कभी बराबर हो नहीं सकता है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 2p/q एक परिमेय संख्या है। अब हम इसे कह सकते हैं, इसलिए LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। RHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो LHS के बराबर RHS नहीं हो सकता क्योंकि √2 अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो अपरिमेय बराबर परिमेय तो कभी सही हो नहीं सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, अतः यह हमारी धारणा विरोध करता है कि विरोध करता है कि √2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। असत्य है, क्या है? असत्य है, क्योंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होता है। प्रूव्ड। आपको इतना ही लैंग्वेज लिखना है। ढेर सारा लैंग्वेज आता है, आप कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो आपका भाषा में भी लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है लैंग्वेज में, ठीक है। तो लैंग्वेज लास्ट में जो लैंग्वेज आपको पसंद आता है उस लैंग्वेज से आप लिख सकते हैं। ये वाला हमको बेटर लगता है, हम हमेशा यही लिखते हैं। आप ये देखिए, इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक नियम और है जो हम 1.3 में पढ़ाएंगे और आज का नहीं कल का वीडियो में ज़रूर आएगा, ठीक है। कल का वीडियो में वो लॉन्ग प्रोसेस से आएगा ज़रूर, ठीक है। ये भी प्रोसेस कोई ख़राब नहीं है और बेस्ट तरीका है ये भी, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 13 में है आपको 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा नहीं ज्ञात करें। शांत होगा तो 2 5 आएगा, शांत होगा तो कितना आएगा? 2 5 होगा तो शांत होगा। इसमें क्या है, एक चीज़ समझ लीजिए, केवल 2 आ जाए तो भी शांत होगा या केवल 5 आ जाए तो भी शांत हो जाएगा या 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो भी शांत हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें केवल 2 आए तो भी शांत होगा, केवल 5 आएगा तो भी शांत होगा, यदि 2 और 5 आएगा तो भी शांत होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन समझ में आ गया। तो हम यहाँ से बनाएंगे इसको, या डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड का प्रयोग बहुत कम होता है बुक में, तो इसलिए हम इसे गुणनखंड विधि से पहले तोड़ेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे। चलिए तो इसको मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपको दिया हुआ है 13/3125, ठीक है। आप यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, दिखाई दे रहा ना। 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3125 का साइड में ये निकाल लेते हैं गुणनखंड। 5 से लगाएंगे क्योंकि 3 से तो लगेगा नहीं, 3 1 का 3, 3 चौके 12, 5 3 का पारा में आता नहीं है, तो 25 तो 5 के पारा में है तो यहाँ पर लग जाएगा। 6 पंचे 30, बचा 1 2 5 दूनी 10, बचा 2 5 पंचो 25, क्लियर।
फिर 5 से लगेगा 6 से 25 125 बार में, फिर 5 से लगेगा 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम हल कर लेते हैं। हल प्रश्न से दिया हुआ क्वेश्चन आपको 13/31/25। अब यहाँ से क्या कीजिए, 13 को 13 लिखिए और यहाँ से देखिए कि 31-25 को जो लगाए हैं तो कितना 5 आया है, टोटल कुल कितना 5 है, 5 गो है। तो हम इसको 5 के पावर 5 लिख देते हैं। हम आपको कंडीशन अभी बताए थे कि 2 5, ये 2 5, 2 5 का कोई एक गुणनखंड भी आ जाए, 2 आ जाए तो भी शांत होगा, 5 आए तो भी शांत होगा, या 2 5 दोनों आ जाए तो भी शांत होगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए तो एक गुणनखंड आया ना, है ना, तो 5 खाली आ गया, 5 का पावर 5, 5 के पावर 5 के सिवा कुछ और नहीं है ना। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का जब होता है तो ये शांत होता है। अभी यहाँ पर 5 का पावर m का रूप मिल रहा है, 2 के पावर n नहीं मिल रहा है। चाहे तो हम यहाँ पर 2 के पावर n के रूप में 1 भी रख सकते हैं, यहाँ भी 1 रख करके काम कर सकते हैं। देखिए तो आप आ गया ना, 5 का पावर m और 2 के पावर n। क्लियर है कि नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हो सकता है, शांत, है ना। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः यह शांत है, अतः यह शांत है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, अतः यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अतः यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो आप इस सवाल को ऐसे बनाइए, आपको यहाँ पता चल गया यह शांत है। और यदि आंसर निकालने के लिए कहता है तो यहाँ से हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं, जो यहाँ पर पावर है ना वही पावर लेते हैं, तब m क्या हो जाता है, n और m जो होता है ऋणोत्तर होता है। और ऋणोत्तर होता है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो m बराबर होता है वो n का मान रखते हैं, या n बराबर m मान लेते हैं। m बराबर n मानिए, जैसे आप कहते हैं कि m बराबर n लेंगे, अगर इधर से देखेंगे तो n बराबर m भी हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो m बराबर n रखिएगा या n बराबर m रखिएगा, जो पावर है वो तो सेम पावर होना चाहिए। जैसे 5 का पावर 5 है तो यहाँ भी 2 का पावर भी 5, यहाँ भी 2 का पावर 5 से गुना कर करके इसको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बोला था शांत है कि नहीं, तो हम यहाँ पर चेक कर लिए कि यह शांत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व हो चुका है। तो प्रश्न संख्या 4, एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिनका शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। बताइए कितना आसान सवाल है, एक बार आप भी देखिए। नजर आ रहा है 4 नंबर? चलिए ठीक है, यदि आप देख लिए हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। ये एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिनका शून्यकों का योग मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, समझ में आ गया ना। शून्यकों का योग है ना, अल्फा प्लस बीटा हो गया आपको, अल्फा प्लस बीटा आपको √2 दिया हुआ, और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल आपको 1/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल जान लेते हैं क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। -b, जैसे कि हम द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, उसका इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन होता है ax² + bx + c होता है, आपको पता होगा। तो इसमें क्या है कि b में x का कोफिशिएंट है, b में क्या है, x का कोफिशिएंट है, समझ में आ रहा है ना। और a में x² का कोफिशिएंट है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब आता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, यानी कि शून्यकों का गुणांक होता है। ये थोड़ा बड़ा लिखिए, अपने आप से बोल रहा है ना। c/a, c क्या होता है, देखिए c में अचर पद, c मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि अचर पद अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट। अचर पद क्या लिखते हैं यहाँ पर, अचर पद बट्टे, इसमें माइनस उनस नहीं है, अचर पद। अब यहाँ से देखिए a में किसका गुणांक था, a में x² का गुणांक था। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, x² का गुणांक, ठीक है। क्लियर है, आप इससे समझ ही गए होंगे बेटर, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 4 नंबर का। एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिनका शून्यकों का योग, है ना, प्रश्न संख्या 4 हल कर लेते हैं यहाँ से। दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अभी बता दिए थे अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है √2, क्या दिया हुआ है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा, यानी कि गुणनफल आपको दिया हुआ है एंड करके अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3, 1/3 लिखिएगा, रूट नहीं 1/3। क्लियर है? तो अब इसका हमको px निकालना है, तो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चूँकि द्विघात बहुपद के सूत्र से, या आप बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसलिए px द्विघात बहुपद हमेशा px से सूचित किया जाता है, क्योंकि p का मतलब इसका अंग्रेजी होता है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है ना। तो पोलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर p मानते हैं हमेशा, तो px से लिखते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब यहाँ से क्या होता है इसका फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो नहीं होता है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट रख देंगे k, ठीक है। जीरो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, जीरो नहीं देना है, k रख लेना है। k एक कांस्टेंट होता है, अचर पद जिसको मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर k का मान तो k ही रखेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, √2 था, इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, 1/3। अब यहाँ से देखिए k, अब यहाँ से क्या करना है, x² √2 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2x प्लस 1/3। यहाँ 1, यहाँ भी 1 रख करके आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से क्या करना है, k को k रख लिए, यहाँ 1, 1, 3 का एलसीएम होता है 3, और यहाँ से देखिए कि 3 को यदि 1 से करते हैं तो ये 3 बच जाता है, 3 को x², 3x², 1 को फिर 3 से देते हैं तो 3 ही रह जाता है, और 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3√2x, ये 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1। अब यहाँ क्या करना है कि कांस्टेंट क्यों माने, ये भी तो कांस्टेंट है ना। तो इसलिए कांस्टेंट इसलिए माना जाता है जो बाद में नीचे मान होगा ना उसको k का मान माना जाता है, उसको क्या माना जाता है, k का मान, यानी कि कोई कांस्टेंट का मान माना जाता है। तो इसे यहाँ पर साइड में लिख लेना है, लेट k = 3, पूरा आ रहा है ना, लेट k = 3। अब यहाँ से क्या करना है, k का मान 3 रख करके यहाँ से सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 3x² आपको माइनस 3√2x प्लस 1/3, ये 3 और ये 3 खत्म। अब यहाँ क्या बचा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये किसका निकला है, द्विघात बहुपद यानी कि px का, है ना। अतः px = 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ तक आपको 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, जो आपको बेस्ट लगेगा, जो आपको सबसे अच्छा समझ में आएगा वही क्वेश्चन सब आपको सॉल्व करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। आप मेरे वीडियो पूरा देखिए और पूरा वीडियो को देखने के बाद स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा वॉच कीजिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस तरह का मेथड अगर आपको कहीं दिक्कत होता है ऐसा मैथ में तो आप हमको कमेंट करके भी बताइए। अब मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ से निकाल करके हमको फ़ोन कीजिए कि सर हमको दिक्कत हो रहा है, तो हम अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, आप व्हाट्सअप पर हमको भेजिएगा तो हम ज़रूर है कि आपका मदद करेंगे, ठीक है। तो आप मेरा वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ यार कर दीजिएगा।